नमस्कार, स्वागत है आपका योर स्टॉक्स में, जहां हम आपके सभी सवालों के जवाब देते हैं। और आज हमारे साथ दो मेहमान भी होंगे जो अगले 1 घंटे तक आपके सभी सवालों के जवाब देंगे। वेंचुरा सिक्योरिटीज़ के विनीत वोलिंजकर और अरिहंत कैपिटल के रत्नेश गोयल होंगे, जो आगे आपके सभी सवालों के जवाब देने हैं। सवाल का तरीका सबसे पहले आपको बता देते कि सवाल का पूछने का तरीका क्या है। आप अपने सवाल हमें 9167329108 पर फ़ोन करके SMS और व्हाट्सएप के जरिए सवाल पूछ सकते हैं। साथ ही आप हमारे सोशल मीडिया पेज के जरिए फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम के जरिए भी अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। चलिए, लेकिन सबसे पहले बाजार की चाल देख लेते हैं। बाजार में आज ठीक ठाक तेजी दिख रही है। 19,330 के ऊपर निफ्टी है, करीब 75 अंकों की मजबूती यहां पर दिख रही है। लेकिन बैंक निफ्टी पर दबाव दिख रहा है। 44,000 के नीचे बैंक निफ्टी टिक गया है। निफ्टी में बढ़ने वाले शेयरों की बात करें तो टाटा स्टील, जहां पर 4% से ज्यादा की तेजी दिख रही है। ONGC में भी 4% के आसपास की तेजी है। हिंडाल्को 3% से ज्यादा की मजबूती दिखा रहा है। कोल इंडिया में भी 2.5% की मजबूती है। JSW स्टील, तमाम मेटल्स शेयर चल रहे हैं। JSW स्टील 2.5% की तेजी। SBI लाइफ में अच्छी तेजी है। दबाव कहां दिख रहा है इस अच्छे बाजार में भी? तो एशियन पेंट्स, जहां 1% तक की गिरावट दिख रही है। ब्रिटानिया करीब आधे % की नरमी यहां पर भी दिख रही है। कुछ फार्मा और कुछ बैंकिंग स्टॉक्स है जहां पर आज दबाव दिख रहा है। लेकिन हमारे दोनों मेहमान बने हुए हैं। सबसे पहले इंडेक्स पर राय ले लेते हैं। विनीत जी, क्या लग रहा है निफ्टी को लेकर? निफ्टी की चाल क्या दिख रही है आपको? ये तेजी आगे भी चलेगी क्या? 19,330 के ऊपर है निफ्टी, यहां से किस तरह की चाल दिख रही है? देखिए, निफ्टी ने बहुत इंटरेस्टिंग परफॉर्मेंस दिया था। दो बार 19,250 टेस्ट करके ऊपर आया है। तो हमें लगता है कि जब तक ये 19,250 के नीचे नहीं जाएगा तब तक ये तेजी बरकरार रहेगी। फंडामेंटली भी देखेंगे तो निफ्टी की अर्निंग्स 17.5 टाइम है C/25, 1.5 साल आगे के। तो हमें लगता है कि वैल्यूएशन कंसर्न नहीं है और ये मार्केट में निवेश किए ही रहना चाहिए। बिल्कुल, तो ये है निफ्टी पर नजरिया विनीत जी की तरफ से आता हुआ। और चलिए, एक बार आपके सवालों का सिलसिला हम शुरू करते हैं। मिलिक पवार हैं मुंबई से हमारे साथ, और इन्होंने व्हाट्सएप के जरिए अपना सवाल हम तक पहुंचाया है। और इनका सवाल IEX पे है। IEX के इनके पास 216 शेयर हैं और इन्होंने 52 रुपए के भाव पे इस स्टॉक को खरीदा है। फिलहाल नुकसान झेल रहे हैं। चलिए, इस पर राय हम ले लेते हैं। रत्नेश जी, IEX में क्या करना चाहिए? IEX में हालांकि अभी चार्ट पे किसी भी तरह की स्ट्रेंथ इसमें कंटिन्यू लोअर लो फॉर्मेशन पे और अपने की एवरेजेस के भी नीचे ट्रेड कर रहा है। इवन डेली वीकली सभी सभी टाइम फ्रेम में। तो मेरा तो नजरिया यही रहेगा कि अपने 123 रुपए के स्टॉप लॉस लगा ले। हालांकि बहुत ज्यादा तेजी की संभावना नहीं, तो कहीं पे भी 140 रुपए के आसपास में आए तो वहां पे निकल जाएगी। अगले दर्शक हमारे साथ विशाल ठाकुर हैं दिल्ली से। फेसबुक के जरिए इन्होंने सवाल भेजा है। शिल्पा मेडिकेयर के 2,000 शेयर है इनके पास, 250 रुपए के भाव पे खरीदा है। क्या करना चाहिए विनीत जी इनको? नहीं, होल्ड रखिए। फार्मा में तेजी बरकरार है और आगे जाके आपको अच्छे प्राइसेस देखने को मिलेंगे स्टॉक में। ओके, यानी फार्मा में तेजी बरकरार है तो इसे होल्ड करने की सलाह दी जा रही है। विशाल जी, आप होल्ड करके रख सकते हैं शिल्पा मेडिकेयर। अगले दर्शक के पास चलते हैं। अगले दर्शक है प्रशांत, है मुंबई से। अदानी पावर का स्टॉक से प्रशांत फोन लाइन पे मौजूद है। प्रशांत, बताइए क्या सवाल है आपका? सर, मेरा सवाल है कि मेरे पास अडानी पावर है 309 के भाव के, तो उसको निकाल दूं या रहने दूं सर? कब खरीदा था आपने सर ये? सर, साल भर हो गया। ओके, एक साल से होल्ड कर रहे हैं, फायदे में है। क्या करना चाहिए रत्नेश जी इनको अदानी पावर में? नहीं, बिल्कुल इनको मुनाफा है तो मेरी तो सलाह ये रहेगी कम से कम ये आधा मुनाफा यहाँ पे बांध लेना चाहिए, क्योंकि अभी थोड़ी सी अडानी स्टॉक में वोलेटिलिटी बरकरार रहेगी। कुछ अभी इनका केस का भी कुछ क्लियरिटी नहीं है, तो मेरे हिसाब से आधा मुनाफा बुक कर ले, बाकी में 280 रुपए का स्टॉप लॉस लगा ले और ऊपर में कहीं वापस से पलट के 350 आता है तो बचा हुआ आधा भी वहां पे बुक कर। ठीक है, तो खास रणनीति जो है वो आपको इस स्टॉक में अडानी पावर में दिखानी होगी। और आपको बता दें, हालांकि पावर सेक्टर पर नज़रिया तमाम एक्सपर्ट्स का लगातार बेहतर नजर आया है। कई और स्टॉक्स जो हैं वो बेहतर तरीके से संकेत देते हुए। चलिए बढ़ते हैं आगे। राजेंद्र हैं और इन्होंने ट्विटर के जरिए अपना सवाल हम तक पहुंचाया है। वार्ड विजार्ड इनोवेशन, जी हाँ, एक बार फिर नाम ले लूं, वार्ड विजार्ड इनोवेशन, इस
कंपनी के उन्होंने 100 शेयर लिए हैं 48 रुपए के भाव पे। इनके भाव से थोड़ा नीचे है, क्वांटिटी थोड़ी कम है, इसलिए नुकसान बहुत असरदार नहीं है। चलिए इस पर रत्नेश जी से राय ले लेते हैं। रत्नेश जी, वार्ड विजार्ड इनोवेशन क्या करना चाहिए? खरीद भाव 48 का है। मेरे ख्याल से अभी ये 42 रुपए का भाव चल रहा है, ये इसी स्टॉक की बात कर रहे हैं। जी, 42 का ही भाव है। हाँ, तो मेरे हिसाब से इस स्टॉक में अभी किसी भी तरह की खास तेजी नहीं, कंटिन्यू अंडर परफॉर्मेंस में है। एक बहुत स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस में इनको देना चाहूंगा 40 रुपए का। ज्यादा लंबे समय के होल्ड करने की राय नहीं है मेरी तरफ से। कहीं पे भी ये वापस से पलट के 46-47 रुपए आता है तो निकल जाए और 40 रुपए का स्टॉप लॉस लगा ले। वार्ड विजार्ड के लिए ये सलाह रत्नेश जी की तरफ से। चलिए अगले दर्शक का सवाल लेते हैं। हिना है राजकोट से। पूछिए हिना, क्या सवाल है आपका? हाँ सर, मेरा जैन इरिगेशन 67 से 1000 से लिया है, तो इसका क्या है रिव्यू, जरा बताना। आपने कब खरीदा था ये शेयर? 15 डेज हुआ होगा। ओके, 15 डेज। आप होल्ड कर सकती हैं? आपका टाइम फ्रेम क्या है? कब तक के लिए खरीद, ट्रेडिंग के लिए खरीदा है आपने या इन्वेस्टमेंट? हाँ, ट्रेडिंग के लिए 3 मंथ्स के लिए। ओके, वैन जैन इरिगेशन इन्होंने खरीदा है। विनीत जी, क्या करना चाहिए इनको? 62.6 के आसपास चल रहा है भाव, 67 पे खरीदा है। हाल ये मामूली नुकसान हो रहा है, क्या करे? होल्ड करे? नहीं, इसको होल्ड करे और ये आपको आने वाले, अगर 3-4 महीने होल्ड करके रखेंगे तो आपको आने वाले दिन टाइम में अच्छा भाव दिखने। ठीक है, तो यहां पर होल्ड करने की सलाह। अगले 3 से 4 महीने में अच्छा भाव जो है वो आपको यहां पर मिलेगा। बढ़ते आगे, अमोल है महाराष्ट्र से। अमोल, गुड मॉर्निंग। महाराष्ट्र में कहां से हैं आप, पहले ये बताइए और उसके बाद अपना सवाल पूछिए। अहमदनगर से। जी जी, पूछें अपना सवाल। मेरे पास अरविंद के शेयर है 500 125 के भाव से। ठीक है, 135 के भाव पे इन्होंने अरविंद लिमिटेड के 500 शेयर लिए हुए हैं। कोई खास नजरिया? फिलहाल तो आप अच्छे मुनाफे में हैं, कब तक रुक सकते हैं? वैसे कुछ नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए ठीक है। रत्नेश जी बताएं क्या करना चाहिए? अरविंद लिमिटेड में 135 के लेवल पर खरीदा था इन्होंने और इस वक्त 177 का भाव लगभग पहुंच चुका है। आगे क्या नजरिया बनेगा? सेक्टर में काफी अच्छी तेजी हमको देखने को मिली, अभी भी कंटिन्यू उसमें थोड़ा सा स्ट्रेंथ दिखाई रहा है। तो मैं तो इनको सलाह दूंगा कि अभी भी बने रहे इसमें। 165 रुपए के स्टॉप लॉस से बिल्कुल बने रहे यहाँ पे। ऊपर में कहीं पे भी टारगेट इनको 200 प्लस के देखने को मिल जाएंगे। ओके, तो 200 का टारगेट आपको देखने को कभी भी मिल सकते हैं, तो अब इसे होल्ड करने की सलाह। अगले दर्शक है अयूब हैं शिरडी से। अयूब जी, पूछिए क्या सवाल है आपका? सर, मैंने HBL पावर लिया हूँ 1 साल पहले, 94 रुपीज 6 पैसा। ओके, 94 रुपीज 46 पैसे पे आपने खरीदा है। होल्ड कर सकते हैं आप, 1 साल से होल्ड करते आ रहे हैं। आगे आप होल्ड करना चाहते हैं इसको? आपको अच्छा प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पर? यस सर। ओके, विनीत जी इन्वेस्टर हैं, पिछले 1 साल पहले की खरीद है, अच्छा फायदा हो रहा है इनको, क्या आगे भी होल्ड करें HBL पावर को? डेफिनेटली, इनफैक्ट बाय भी कर सकते हैं, ये शेयर चलता रहेगा। यानी आपके लिए सलाह कि आगे भी आप इससे होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि आगे भी चलेगा और नई खरीदारी भी आप कर सकते हैं। अगले दर्शक है संतोष हैं, इंस्टाग्राम के जरिए इन्होंने सवाल भेजा है। उमा एक्सपोर्ट इन्होंने खरीदा है 30 शेयर 90 रुपए 70 पैसे के भाव पर। काफ़ी नुकसान हो रहा है, शेयर के दाम 48 रुपए तक फिसल के आ चुके हैं। लगता है पुरानी खरीद है इनकी। विनीत जी, क्या करना चाहिए उमा एक्सपोर्ट्स में? एग्री एक्सपोर्ट से रिलेटेड बिजनेस है, कमोडिटी ट्रेडिंग का बिजनेस है इनका, क्या करना चाहिए? ये शेयर चलता आपको आगे दिख रहा है, क्या होल्ड करना चाहिए? काफी नुकसान है इनको। नहीं, नुकसान हुआ है, आप इसको बेचे नहीं। अभी देखिए, आपको कमोडिटीज में बहुत अच्छी खासी तेजी आगे देखने को मिलेंगी, तो आपको ऊपर के भाव आ जाएंगे आपके, तो तभी आपको उसमें से निकल जाना है। ठीक है, तो यहां पर आपको एक खास राय मिलती हुई उमा एक्सपोर्ट्स पर। बढ़ते हैं आगे। हर्ष हमारे साथ इस वक्त गुजरात से फोन लाइन पर मौजूद हैं। हर्ष, गुड मॉर्निंग। गुजरात में कहां से हैं आप और बताइए आपका सवाल क्या है? गुजरात से सर, मैं बड़ौदा से बोल रहा हूँ। सर, मेरा सवाल था IOL केमिकल में 530 के भाव पे 75 शेयर लिए सर। ठीक है, क्या नजरिया है, कब तक रुक सकते हैं आप? लॉन्ग टर्म सर। लॉन्ग टर्म का नजरिया। रत्नेश, जरा बताएं, IOL केमिकल्स में
इन्होंने ऊपरी लेवल पर लिया हुआ 530 के लेवल पे। हालांकि क्वांटिटी कम है तो नुकसान उतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी लॉन्ग टर्म नज़रिया है तो इन्हें बेहतर राय दें। नहीं, आयरन केमिकल डेफिनेटली थोड़ा सा करेक्शन होने के बाद में वापस से इसमें एक बेस फॉर्मेशन बनते हुए दिख रहा है। डेली चार्ट पर आप देखेंगे तो की एवरेजेस का सपोर्ट इसने लिया है, राउंडिंग फॉर्मेशन बनाते हुए दिख रहा है। अभी रिसेंट में हमको अच्छी वॉल्यूम एक्टिविटी देखने को मिली है, तो मेरे हिसाब से तो बने रहे और उनके पास निवेश के लिए थोड़ा सा और पैसे हो तो 470 रुपए के ऊपर जब ये निकलेगा तो इसमें और उसकी उनकी एवरेज करे तो ये 530 तक इनका आएगा, मुनाफा बन जाएगा। और 470 रुपए ऊपर जब ये भी एवरेज करे तो 430 रुपए का एक स्टॉप लॉस लगा दें वहां पे। तो 430 के स्टॉप लॉस के साथ 470 के लेवल पर रखे नजर, आगे आपके लेवल पर भी पहुंचने की पूरी उम्मीद है। ले लेते हैं, सुशील कुमार है गाजियाबाद से, ट्विटर के जरिए इन्होंने सवाल भेजा है। नागार्जुना फर्टिलाइजर्स के 5000 शेयर इन्होंने खरीद रखे हैं 8 रुपए 30 पैसे के भाव पर। विनीत जी, क्या करना चाहिए इनको? नागार्जुना फर्टिलाइजर 8 रुपए 30 पैसे के भाव पे खरीदा है, भाव इनके खरीद भाव के आसपास ही है, मामूली फायदा हो रहा है, क्या करें? देखिए, इसमें काफी रिस्ट्रक्चरिंग अभी चालू है, कभी कंप्लीट होगा बोल नहीं सकते। तो अगर ये इनकी इनकॉन्सिक्वेंशियल क्वांटिटी है तो अगर आप इसको पकड़ के रखे भूल के जाए तो आपको लॉन्ग टर्म में थोड़ा सा अच्छा फायदा हो जाएगा। ठीक है, तो नजरिया थोड़ा लॉन्ग टर्म रखते हैं तो आपको इसमें फायदा हो सकता है। बढ़ते हैं आगे, एक और खास सेगमेंट की ओर बढ़ते हैं, ऑप्शन के चैंपियन। और ऑप्शन के चैंपियन में आज हमारे साथ हैं तनिषा एकेडमी के नितलेश पावस्कर साहब। नितलेश जी, बहुत बहुत स्वागत आपका ईटी नाउ स्वदेश में। बताएं आज आपकी स्ट्रेटजी क्या है? देखो, मुझे लग रहा है कि जैसे एक मेटल स्टॉक में एक अच्छा खासा मोमेंटम दिख रहा है, एनएमडीसी के साथ मैं जाना पसंद करूंगा। 130 रुपए का एक कॉल ऑप्शन होगा, उसको बाइंग करेंगे और 2.5 रुपए के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे हमारी जो लागत होगी वो कम से कम 13,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट होगा और 4,500 रुपए के आसपास का रिस्क होगा। तो हम लोग यहाँ पे स्टॉप लॉस जो रखेंगे वो 1 रुपए के आसपास रखेंगे, 2.5 रुपए के आसपास 130 रुपए का एनएमडीसी का कॉल ऑप्शन बाइंग करेंगे। टारगेट की अगर हम लोग बात करेंगे तो पहला टारगेट 6 रुपए से लेके दूसरा टारगेट 8 रुपए का होगा। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे नितलेश आपका इस अहम जानकारी के लिए। और नितलेश पावस्कर की ऑप्शन रणनीति, एनएमडीसी पर 130 की कॉल खरीदें 2.5 रुपए पे, लक्ष्य 6 रुपए का और स्टॉप लॉस 1 रुपए रखें। अधिकतम मुनाफा 13,500 तक का और अधिकतम नुकसान 7,000 तक के इसमें आपको नजर आएंगे। चलिए अगले जो कॉलर हैं उनकी ओर बढ़ते हैं। व्हाट्सएप के जरिए इन्होंने अपना सवाल हम तक पहुंचाया है। जितेंद्र दुबे इनका नाम है, रायपुर छत्तीसगढ़ से। इनका सवाल जस्ट डायल पे है। जस्ट डायल के 1000 शेयर इन्होंने खरीदे हैं और 800 के लेवल पर इन्होंने ये स्टॉक खरीदा हुआ है। तो चलिए इस पर एक राय ले लेते हैं। रत्नेश जी, बताएं क्या करना चाहिए जस्ट डायल पे? अच्छा खासा नुकसान यहाँ पर इन्हें हो रहा है, 800 की खरीद भाव है, क्वांटिटी ज़्यादा है। फिलहाल जो ये स्टॉक है वो काफ़ी इनके भाव से नीचे 765 रुपये पर ट्रेड करता हुआ। जस्ट डायल का चार्ट पैटर्न देखेंगे तो हालांकि स्ट्रक्चर तो काफी अच्छा था, अभी भी किसी तरह का करेक्शन बाद में अभी किसी तरह की नेगेटिविटी तो नहीं दिख रही। इसमें एक बेस फॉर्मेशन पे आ गया है यहाँ पे, तो मैं तो ये सलाह दूंगा इनको कि अभी बने रहे, थोड़ा सा 730 रुपए का स्टॉप लॉस लगाए। कहीं पे भी जब इनके लिए महत्वपूर्ण लेवल रहेंगे 800 रुपए के, अगर इनके पास में फिर और थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट के लिहाज से थोड़ा सा और पैसा रहता तो 800 रुपए के ऊपर और थोड़ी सी एवरेज करें वहां पे, और फिर ऊपर में इनको टारगेट कहीं पे भी हम 880 से लेकर 900 तक देखने को मिलेंगे, तो वहां पर मुनाफा बांध दें। ओके, तो जस्ट डायल को लेकर ये व्यू आपके लिए रत्नेश जी की तरफ से। अगले दर्शक है सुशांत है, व्हाट्सएप के जरिए इन्होंने सवाल भेजा है। बामन लॉरी के 100 शेयर है इनके पास 145 रुपए के भाव पर, फायदे में है 158 रुपए 65 पैसे करंट भाव है, तो ठीक ठाक फायदा इनको हो रहा है। विनीत जी, क्या करना चाहिए इनको अब? नहीं, डेफिनेटली होल्ड करके रखे। पीएसयूज में अभी काफी रफ्तार पकड़ी है और हमें लगता है कि गवर्नमेंट ने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि एक्सपीरियंस्ड पीपल ही रिप्लेस कर रहे हैं एग्जिस्टिंग स्टाफ को। तो हमें लगता है कि ये न्यू मैन पावर मैनिंग पॉलिसी है, वो काफी फायदे में रहेगा और इसको होल्ड करके रखना चाहिए। पर आपको होल्ड करने की सलाह मिलती हुई। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगले हमारे दर्शक इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, निमेश अहमदाबाद गुजरात से। निमेश, गुड मॉर्निंग, पूछें अपना सवाल। वो सीमेंस से सवाल था। सीमेंस 690 में 20 शेयर लिए, 6,000 तक कब तक आएगा? एक साल में आएगा 6,000 तक सीमेंस? ठीक है,
तो इनका सवाल बड़ा सीधा है, 6,000 तक के लेवल को टारगेट कर रहे हैं। चलिए विनीत जी, आप ही बताएं क्या करना चाहिए। उनका जो लक्ष्य है वो बहुत बड़ा है और एक साल में क्या 6,000 तक के लक्ष्य हासिल हो सकते हैं। बहुत ही शानदार लेवल पर इन्होंने खरीदारी की है। और मैं कोई लेवल पे टाइम फ्रेम में आ सकता है कि नहीं, ये मैं अभी कह नहीं पाऊंगा, लेकिन मुझे लगता है कि एक अच्छी कंपनी है, इसको आप होल्ड करके रखें लॉन्ग टर्म में, तो आपको अच्छा खासा फायदा हो जाए। ओके, लॉन्ग टर्म के लिए सीमेंस अच्छी कंपनी है, होल्ड करके चल सकते हैं। अगले दर्शक है हनुमान है कोलकाता से। पूछिए हनुमान जी, क्या सवाल है आपका। हेलो, मेरे पास स्नोमैन लॉजिस्टिक है, 2 साल पहले दिया हुआ 54.75 में। क्या पोजीशन रखना चाहिए, होल्ड करना चाहिए कि बेच देना चाहिए? ओके, स्नोमैन लॉजिस्टिक के 15,000 शेयर है, 54 रुपए 75 पैसे के भाव पर। करंट भाव 54 रुपए 85 पैसे का है, फायदा हो रहा है। रत्नेश जी, क्या करना चाहिए इनको। स्नोमैन लॉजिस्टिक अभी तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा अच्छा फॉर्मेशन इसने बनाया है। अभी अच्छी वॉल्यूम एक्टिविटी भी हमको देखने को मिली थी। इसमें कंटिन्यू हाई फॉर्मेशन हमको डेली चार्ट पे देखने को मिला, वीकली चार्ट पे एक अच्छा इसने राउंडिंग फॉर्मेशन बनाया है। तो मेरे हिसाब से तो अभी रख सकते हैं ये। इनको मैं स्टॉप लॉस लगाने की सलाह दूंगा। एक 50 रुपीज का स्टॉप लॉस से बने रहे। मुझे ऐसा लगता है कि पहला जो टारगेट इनको भी नियर टर्म में देखने को मिलेगा वो 60 रुपए रहेगा। उसके बाद में दूसरा टारगेट 70 रुपीज का रहेगा। ठीक है, तो आपको अहम लक्ष्य भी यहाँ पर मिलते हुए बने रहने की सलाह आपको आगे के लिए मिलती हुई। चलिए बढ़ते हैं आगे। कृष्णा है, इन्होंने अपना इंस्टाग्राम के जरिए सवाल हम तक पहुंचाया है। ओरिएंट सीमेंट के 2000 शेयर इनके पास हैं। 60 रुपए के भाव पे इन्होंने ओरिएंट सीमेंट परचेज किया है। पहले तो इन्हें बधाई देनी होगी, बहुत ही शानदार लेवल पर इन्होंने ये परचेज किया है और इस वक्त अगर हम देखें स्टॉक तो 190 रुपए के ऊपर ट्रेड करता हुआ। फिलहाल चलिए इस पर एक राय ले लेते हैं। रत्नेश जी, बहुत ही शानदार मुनाफा, क्या मुनाफा बांध लेना चाहिए अभी या फिलहाल रुक सकते हैं या पार्शियल प्रॉफिट की इनको राय होगी? नहीं, ओरिएंट सीमेंट आप देखेंगे तो ब्लैक पैटर्न का ब्रेकआउट बहुत जल्दी आने वाला है 200 रुपए के ऊपर। तो बिल्कुल अभी ये बने रहे। कुछ इनको पैसे की जरूरत हो या कुछ जैसे लिक्विडिटी की जरूरत हो, थोड़ा बहुत मुनाफा बांध ले, बाकी का बिल्कुल बने रहे। यहाँ पे 175 रुपए के स्टॉप लॉस है। एक बार जो इसका ब्लैक पैटर्न का ब्रेकआउट आएगा, वो जो 205 रुपए के ऊपर इसका ब्रेकआउट आ जाएगा, तो फिर इसमें एक तेजी जो देखने को मिलेगी हमको, वो 250 रुपए तक के लिए देखने को मिलेगी। तो बिल्कुल बने रहे। ओके, बने रहने की सलाह। ओरिएंट सीमेंट में 250 रुपए के टारगेट भी यहाँ पर दिख सकते हैं। अगले दर्शक का सवाल ले लेते हैं। संतोष कुमार है, व्हाट्सएप के जरिए इन्होंने सवाल भेजा है। यूनियन बैंक के 300 शेयर है इनके पास 81 रुपए के भाव पर। करंट भाव है 85 रुपए का। विनीत जी, क्या करना चाहिए। पीएसयू बैंक बने रहे, यहाँ पर फायदा हो रहा है। नहीं, आप है ना, इनको सजेस्ट कीजिए कि यूनियन बैंक बेच के ये बैंक ऑफ महाराष्ट्र ले लेवे। ओके, क्योंकि देखिए यूनियन बैंक का स्टरलाइट ग्रुप को काफी लेंडिंग है और वो थोड़ा सा प्रेशर में है, तो इनके थोड़े एनपीएस बढ़ने की संभावना है। तो हम चाहेंगे कि ये अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करे और एक बेटर स्टॉक में निवेश करे। बिल्कुल, तो यहाँ पर आपको यूनियन बैंक से निकलने की सलाह और यहाँ पर बैंक ऑफ महाराष्ट्र आपको विकल्प के तौर पर सुझाते हुए विनीत जी। चलिए बढ़ते हैं आगे। राघवेंद्र हैं, कानपुर उत्तर प्रदेश से हमारे साथ हमारे दर्शक। राघवेंद्र जी नमस्कार, पूछें अपना सवाल। जी नमस्कार। अडानी इंटरप्राइजेस के मेरे पास 300 शेयर हैं 2510 रुपए के साथ। कब की खरीदारी है आपकी? ये सर 6 महीने हो गए। 6 महीने हो गए हैं। हालांकि आपके लेवल से के आसपास है, लेकिन चूंकि बड़ा लेवल है और खरीदारी भी बड़ी है, तो इसलिए नुकसान फिलहाल यहाँ पर आपको होता है। चलिए आपको बेहतर राय देते हैं। रत्नेश जी, क्या करना चाहिए। अडानी इंटरप्राइजेज में 2510 की खरीद है और फिलहाल 2423 रुपए पर ट्रेड करता है स्टॉक। नहीं, वही मेरा कमेंट फिर रहेगा कि थोड़ा सा भी इसमें कुछ ना कुछ इश्यू चल ही रहे और क्लियरिटी नहीं आ रही है। तो अडानी इंटरप्राइजेस में यहाँ पे कुछ स्टॉप लॉस लगा ले, जो कि स्टॉप लॉस लगाने की सलाह दूंगा मैं इनको। वो रहेगा 2300 रुपए का। ऊपर में बहुत ज्यादा मुझे तेजी तो नहीं दिखाई दे रही, कहीं पे 2580 के आसपास आता, 2600 के आसपास में आता, तो आपको मुनाफा बांध ले। ओके, तो ये व्यू अडानी इंटरप्राइजेज को लेकर। अब अगले दर्शक है राजेंद्र गुप्ता हैं दिल्ली से। फेसबुक के जरिए उन्होंने सवाल भेजे हैं। RSWM के 100 शेयर है 435 के भाव पर। फिलहाल भाव है 213 रुपए, यानी इनको 50% से ज्यादा का नुकसान हो रहा है। क्या करना चाहिए विनीत जी इनको RSWM में?
नहीं, होल्ड करके रखे। अभी पॉलिएस्टर का साइकिल टर्न अराउंड हुआ है, तो इनको आगे जाके अच्छी बढ़त मिल जाए। तो होल्ड करके रहे, जो साइकिल है वो चेंज हो रहा है पॉलिएस्टर कंपनियों के लिए, तो वो आगे आपको फायदा हो सकता है। चलिए नमस्कार, ईटेन और स्वदेश पे आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष मेनुगिरी और आप देख रहे हैं मार्केट गपशप का एक स्पेशल शो माला माल मिड कैप। सामान्य तौर पर इस शो में हम जो है किसी सेक्टर की चर्चा करते हैं, किसी खबर की चर्चा करते हैं, लेकिन आज हम इस शो में किसी खबर की या किसी सेक्टर की नहीं चर्चा कर रहे हैं, एक इंडेक्स की चर्चा कर रहे हैं। वो इंडेक्स है मिड कैप इंडेक्स। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा हम क्यों कर रहे हैं। इसकी एक सबसे बड़ी वजह यह है कि अगस्त का एक ऐसा महीना था जब हमने देखा कि बाजार एक रेंज में फंसा हुआ था, रिटर्न देखने को बिल्कुल नहीं मिल रहा था। लेकिन एक ऐसा इंडेक्स था जिसने एक शानदार रिटर्न दिया, 24 से लेकर 25% तक का रिटर्न देखने को मिला है। हालांकि इस साल पूरे इस इंडेक्स में, लेकिन इस महीने में कह सकते हैं कि अगस्त में एक ऐसा इंडेक्स था मिड कैप इंडेक्स और स्मॉल कैप इंडेक्स, जहां पे करीब 3 से लेकर 4% तक का रिटर्न देखने को मिला है। यानी कि कह सकते हैं कि दिग्गजों का सरेंडर हो रहा है और स्मॉल कैप और मिड कैप शेयर में एक अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है। आंकड़े पे अभी बताऊंगा आपको, लेकिन इस शो में हमारे साथ मेरे सहयोगी शरद दुबे जुड़े हैं, जिनके बारे में मैं एक बात पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि स्मॉल कैप और मिड कैप शेयरों पे सबसे ज़्यादा किसी की पैनी नज़र होती है तो वो शरद की होती है। शरद, कुछ बताएंगे इसके बारे में? जी बिल्कुल, जो ओवरऑल कहेंगे कि ऑफकोर्स इन्वेस्टर इंटरेस्ट जो है बहुत अच्छी देखने मिली है मिड कैप और स्मॉल कैप स्पेस में। अब यहाँ पे जो है देखा जाए तो ईयर टू डेट बेसिस में भी आउट परफॉर्मेंस आई है आपके बेंचमार्क इंडेक्सेस को लेके, अगस्त के महीने में भी, और वैल्यूएशन थोड़े अट्रैक्टिव है। और ऑफ कोर्स जो लार्ज कैप स्टॉक्स है वहाँ पे कमाई के मौके ज़्यादा नहीं बढ़ रहे, तो यहाँ पे स्क्रीन पे हम लगातार नंबर्स भी बता रहे हैं कि कैसे हमने देखा कि शानदार परफॉर्मेंस खासतौर पे देखने को मिला। निफ्टी देखिए, इस साल देखे खासतौर पे ईयर टू डेट रिटर्न, तो निफ्टी मिड कैप में करीब 24% का रिटर्न देखने को मिला है, स्मॉल कैप में 26% का। अगस्त में निफ्टी बैंक निफ्टी निगेटिव है, लेकिन इसमें भी देखिए 3.5% 4% का रिटर्न देखने को मिला। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस साल कई सारे ऐसे मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स है जिसमें 100% तक का रिटर्न देखने को मिला है। और मिड कैप स्मॉल कैप शेयर की बात की जाए तो दो जानकार हमेशा ऐसे होते हैं जो हमारी मदद करते हैं और इन शेयरों के बारे में बहुत विस्तार से आपको बताते हैं और बहुत अच्छे तरीके से बताते हैं। वो हैं गौरांग शाह और विवेक कारवा। वो दोनों जुड़ चुके हैं हमारे साथ तो इस शो में चर्चा करने के लिए। इन दोनों से समझेंगे कि जिन शेयरों के बारे में हम बता रहे हैं उन शेयरों पे क्या रणनीति अपनानी चाहिए। गौरांग सर, आपसे बस एक छोटा सा जवाब मैं चाहूँगा, क्या मिड कैप में जो कमाल चल रहा है इस साल, अभी और कुछ महीने बचे हुए, ये कमाल चलता रहेगा? बहुत बहुत धन्यवाद मनीष आपका, और आप सभी को शुभ प्रभात हमारे तरफ से। तो मिड कैप स्मॉल कैप, मिड कैप में ज्यादा भरोसा है, स्मॉल कैप में मनीष आपको बहुत ही चुनिंदा रहना पड़ता है क्षेत्र के आधार पर और कंपनी के आधार पर। ऐसा नहीं है कि आप किसी भी छोटी कंपनी में निवेश करके ये उम्मीद रखें कि आपको शानदार रिटर्न मिले, क्योंकि अभी भी मेरे ख्याल से वो जो अंतर है शेयर के दाम का और उस कंपनी के नतीजों का, यानी कि जो आंकड़े आते हैं उस पे बहुत बड़ा अंतर है। अभी भी शेयर के दाम तक पहुंचने के लिए नतीजों को थोड़ा समय लग सकता है। और ऐसा बहुत बार हुआ है मनीष के जब भी बाजार में थोड़ा बहुत गिरावट आती है तो सबसे पहले जो धराशायी हो जाता है वो स्मॉल कैप होता है, उसके बाद मिड कैप और उसके बाद लार्ज कैप। तो आपको, हम नहीं कहते कि आपको निवेश नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, लेकिन इतना ध्यान रखें कि आप कौन से क्षेत्र में और कौन सी छोटी कंपनी में निवेश करते हैं। तो सब कौन सी कंपनियों में निवेश करना चाहिए, इसके लिए मदद करने के लिए खुद गौरांग सर है, विवेक है, इन दोनों से समझेंगे। और हमने इस पूरे चर्चा को 2 हिस्सों में बांटा है। पहले हिस्से में हम उन शेयरों के बारे में बात करेंगे जिसमें एक बहुत बड़ी रैली देखने को मिली है और लगता है कि शायद अब रैली देखने को न मिले। दूसरे हिस्से में उन 7 शेयरों के बारे में चर्चा करेंगे जिसमें बहुत रैली नहीं आई है लेकिन रैली आने की संभावना है। इसलिए इन तमाम शो को अगले आधे घंटे तक आप देखिए और तमाम शेयरों को ध्यान से नोट कीजिए, हमारे गेस्ट को सुनिए कि किन शेयरों पे वो क्या राय दे रहे हैं, क्योंकि अगले 3-4 महीने में हो सकता है कि इन शेयरों में आपको बेहतर रिटर्न देखने को मिले, बेहतर पैसा बनता हुआ दिखे। शुरुआत शरद आपके साथ करेंगे। 2 ऐसे स्टॉक्स जिसमें हमने देखा कि मिड कैप में एक शानदार रैली देखने को मिली है। जी बिल्कुल, 2 स्टॉक्स है, वो है IRFC और है आपके
आपके BHEL। अब याद रखें यहाँ पे मार्च लो से ये दोनों स्टॉक्स में लगभग आप कह सकते हैं 76 to 90% का रिटर्न्स दिया, और एनालिस्ट लेकिन हालांकि जो ओवरऑल देख रहे 12 मंथ बेसिस पे यहाँ पे ऑलमोस्ट 36 to 41% का जो है गिरावट देखने मिल सकता है। IRFC में ऑफकोर्स फाइनेंसिंग में जो है बढ़ोतरी देखने मिल रही है क्योंकि रेलवे कैपेक्स बढ़ रही है और लोअर वैल्यूएशंस भी है, बाजार का मानना है। इंपॉर्टेंट बात ये भी है BHEL में अच्छी ऑर्डर इनफ्लो देखने मिल रही है और लगभग 20 गीगावाट का जो थर्मल ऑर्डर्स है उसमें भी जो है एक अच्छी इंप्रूवमेंट देखने मिल रही है। तो इन दोनों स्टॉक्स पे जो है हमारी नजर रहेगी। तो दो स्टॉक्स की बात हुई, IRFC और BHEL। गौरांग सर, आपसे जानना चाहूंगा, लगातार इन दोनों शेयरों पे आपका नजरिया हमेशा पॉजिटिव रहा है, क्या अभी भी आप पॉजिटिव है इन दोनों शेयरों को लेकर? देखिए, पहले बात करते हैं IRFC की, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन। नाम ही सुझाता है कि जो भी भारतीय रेल के प्रोजेक्ट्स होते हैं उसको ये राशि मुहैया कराती है, और हमने IPO के समय पर इस पर सब्सक्राइब IPO में दिया था लंबी अवधि के लिए। और जिस प्रकार से परिवर्तन मनीष हमने डिफेंस क्षेत्र में देखा था 3-4 साल पहले, जब भारत सरकार ने डिफेंस FDI खोला गया था, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया में प्रोत्साहन दिया था, उसके फलस्वरूप हम देख रहे हैं कि पिछले 1-1.5 साल से बहुत ही शानदार आउट परफॉर्मेंस डिफेंस क्षेत्र के कर रहे हैं और आने वाले भविष्य में भी करेंगे। उसी तर्क के आधार पर मेरे ख्याल से रेलवे, भारतीय रेल से जुड़ी हुई जितनी भी सरकारी कंपनियां हैं या फिर निजी क्षेत्र की कंपनियां हैं, वो आने वाले समय में बेहतर करेगी। जो भी योजनाएं भारतीय रेल को लेकर के आधुनिक बनाने की बात की है। और BHEL पर भी हमारी काफी लंबे समय से राय रही है। हमें लग रहा है कि BHEL पर यहां से भी अगर आप देखें तो 15% के आसपास का ऊपर की तरफ का दायरा आपको दिख सकता है। ये दोनों ही लंबी अवधि के लिए सुझाव है। तो IRFC और BHEL दोनों शेयर पसंद है। गौरांग सर के यहाँ से मजबूती देखने को मिल सकती है, अच्छी मजबूती देखने को मिल सकती है। अब विवेक के पास चलते हैं। विवेक, वैसे आपके और गौरांग सर की जोड़ी जो है ना किसी शो को सुपरहिट बना देती है, वैसे ही क्या आपको लगता है कि BHEL भी अगले कुछ महीनों में सुपरहिट रिटर्न देगा? पहले तो मनीष, आज जब आपके कोऑर्डिनेटर से बात हो रही थी तब उन्होंने बोला गौरांग शाह होंगे आपके साथ। मैं बोला अरे बाप रे, अब स्टॉक पे तो नहीं, मुझे हिंदी पे फोकस ज्यादा करना पड़ेगा। फिर वो मैंने जानबूझ के बोला था कि मैं शो कर रहा हूं तो मुझे गौरांग सर और विवेक दोनों चाहिए क्योंकि इनकी जोड़ी सुपरहिट है। और एक और बात हुई, वो बोली थी कि वो भी सर की चेन्नई से है। मैं बोला मुझे मालूम नहीं था, मैं भी चेन्नई में बैठा हूँ। अब मैं बोला इमीडिएटली गौरांग शाह को बोलूंगा कि जाके ट्यूशन ले मेरी हिंदी, और उनके ऑफिस पहुंच जाता हूँ मैं आज। कल वीकेंड है तो सर आपको एक मैसेज भेजने वाला हूँ थोड़ी देर में। अब तो देखिए BHEL, एक तो देखिए 2-3 चीज है। एक जो ऊर्जा सेक्टर है, इन द सेंस इलेक्ट्रिसिटी, अब मैं हिंदी में कोशिश कर रहा हूँ, गलत होगा कहीं ना कहीं। तो इलेक्ट्रिसिटी जो सेक्टर है उसमें आपको यहाँ से मल्टीफोल्ड ग्रोथ दिखने वाली है। इनफैक्ट कल एक रिपोर्ट पढ़ रहा था जहाँ पे ये बोला गया था कि ऑलमोस्ट जुलाई का सबसे हाईएस्ट पीक इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन बाजार में हुआ है। और जो थर्मल प्लांट है उसका बेनिफिट भी कंपनी को आगे चल के मिलने वाला है। और आज के दिन आप अगर PSU सेगमेंट में देखो, इन दामों में, शेयर की दामों में और इस वैल्यूएशन में, आपको इस स्पेस में इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स और इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर में सबसे बेहतरीन शेयर दिखेगा कि BHEL ही है। तो मुझे तो लगता है कि इसको रखना चाहिए। और आप अगर 10 साल का एवरेज भी देखो तो इस शेयर ने रिटर्न कभी नहीं दिया है, और ये सेक्टर 10 साल के साइकिल के बाद अब रिवाइवल मोड पे आया हुआ है। तो मैं तो देख रहा हूँ कि इसमें आराम से आपको टारगेट मिल सकता है करीबन 190 तक का भी, मे बी 18 से लेकर 18 महीने लगेंगे इसको। और इस बाजार में देखिए एक चीज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जब बाजार बुल फेज में होता है जो अभी है, इस फेज में आपको हर स्टॉक मल्टी बैगर दिखेगा और हर स्टॉक चीप भी दिखेगा। तो इसके लिए स्टॉप लॉस बहुत मेन चीज होगी यहाँ पे। तो एक स्टॉप लॉस भी लगा के रखिए, कोई भी चाहे फंडामेंटली अच्छा कंपनी हो फिर भी 107 का स्टॉप लॉस रहेगा और 190 तक ये BHEL भी जा सकता है। तो मेरा तो बुलिश कॉल रहेगा BHEL। तो BHEL खरीदारी करने से विवेक को भी पसंद आ रहा है। 190 तक का लक्ष्य देखने को मिल सकता है। 107 रुपये का उन्होंने कहा कि चाहे तो आप स्टॉपर्स लगा कर रख सकते हैं। 18 महीने का नजरिया है। आपने 2 स्टॉक्स की बात की, दोनों स्टॉक्स पे तो हमारे जानकारों ने मोहर लगा दी कि उनको पसंद है।
3 स्टॉक्स और बताइए एक साथ। जी बिल्कुल, एस्कॉर्ट्स फोकस में रहेगा। यहाँ पे जो क्यूबोटा की सिनर्जीज है, एक्सपोर्ट मार्केट रिलेटेड भी, और जो रेलवे कंस्ट्रक्शन का सेगमेंट है, यहाँ पे बुलिश नज़रिया देखने मिल रहा है। और इम्पोर्टेंटली ये भी बता दें कि ये इलेक्शन ईयर है, तो इसके कारण जो है आगे जाते हुए डिमांड देखने मिल सकती है। एस्कॉर्ट्स के अलावा वोडाफोन आइडिया में भी प्रमोटर की सपोर्ट आ रही है, लगभग 2000 करोड़ का इन्फ्यूजन है, और आगे जाते हुए मीडिया रिपोर्ट सजेस्ट करे कि एक पोटेंशियल फंड रेज देखने मिल सकता है। हालांकि इनकी जो सब्सक्राइबर बेस है, यहाँ पे बड़ी लॉसेस देखने मिली है पिछले 3 से 4 साल तक। NBCC भी तीसरा स्टॉक है, जहाँ पे लगभग 8000 करोड़ के जो है इनके ऑर्डर लाइन जो है मिलने वाले हैं, और ओवरऑल देखा जाए तो इनकी जो FY24 की गाइडेंस है ऑर्डर को लेके, इसमें भी स्ट्रेंथ आया है। तो ये 3 स्टॉक्स हैं। ये जिन स्टॉक्स की बात हुई गौरांग सर, स्कॉट्स की बात हुई, NBCC की बात हुई, तमाम ऐसे स्टॉक्स हैं जिसमें हमने देखा है इस साल जो अच्छी रैली देखने को मिली है। हालांकि बीते 1 साल में रिटर्न नहीं था, इस साल एक बेहतर रिटर्न देखने को मिला है। और अब तो देख रहे हैं कि जिस तरीके से कमेंट्री आई है कि ट्रैक्टर्स की बिक्री एक अच्छी रिकॉर्ड ऊंचाई पे देखने को मिल रही है अलग अलग सेगमेंट्स में, अलग अलग कंपनियों के। ये 3 शेयर में से कोई शेयर आपको पसंद आ रहा है यहाँ पे, या आपको लगता है कि रखना चाहिए, निकल जाना चाहिए, या नई खरीदारी करनी चाहिए? तीनों का मतलब है आपका NBCC, एस्कॉर्ट्स, कुबोटा और वोडाफोन, ठीक है मनीष? तो पहले ये तीनों ही स्टॉक पर, इनफैक्ट वोडाफोन पर काफी लंबे समय पहले हमने बिकवाली की राय दी थी, हमारा लक्ष्य आ चुका था, वो अभी राय नहीं है, इसलिए विशेष टिप्पणी नहीं करूंगा। और मैं ये मानता हूं, जो भी हमारे मित्र बता रहे थे, लगातार उपभोक्ताओं की संख्या में आपको महीने दर महीने निचले स्तर आते हैं, तो लंबे समय में आप किसको सर्विस करेंगे? अगर आपके पास उपभोक्ता ही इतने नहीं रहेंगे तो आप क्या करेंगे? 5G में अभी भी मन बना रहे, आना है नहीं आना है, डेट काफी है बैलेंस शीट पर, तो मैं टिप्पणी नहीं करूंगा वोडाफोन पर। NBCC और एस्कॉर्ट्स, कुबोटा, तो NBCC पर हमें लग रहा है नतीजों के आधार पर अभी भी कुछ कमी है, हमारी बिकवाली की राय है NBCC पर। उसी तर्क के आधार पर एस्कॉर्ट्स, कुबोटा, हमारा जो लक्ष्य था वो आ चुका है, इसलिए हमने मुनाफा वसूली या फिर बेचने की राय दी है। तो ये राय तो वोडाफोन जो है पसंद नहीं है गौरांग सर को, उनको लगता है कि नहीं इससे दूर रहिए। NBCC पर उन्होंने बिकवाली करने की सलाह दी है, स्कॉट्स भी उनको पसंद नहीं आ इस लेवल पे। विवेक सर, आपसे समझना चाहेंगे क्या आपकी राय भी यही है या इससे इतर? क्योंकि कई बार हमने देखा है कि मैक्सिमम समय आप और गौरांग सर एक पीछ पे होते हैं, कई बार आप अलग भी होते हैं, और इस शो की और हम दोनों की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि पैसा बनना चाहिए और रस्सा कसी भी कई बार होनी चाहिए। क्या इन तीनों शेयरों में से कोई शेयर आपको पसंद आता है, या आप भी गौरांग सर के साथ जा रहे हैं? तो मनीष, बाजार की खूबसूरती यही है, व्यूज चेंज हो गए तभी बाजार चलता है। बिल्कुल। इस पे मुझे लग रहा है कि मैं तो तीनों स्टॉक पे गौरांग सर के साथ हूँ इसमें। एस्कॉर्ट्स तो देखिए 800 रुपए से ट्रैक करना चालू किया था, और अब इस दामों में लग रहा है कि वैल्यूएशन काफी महंगा होकर रखा है। और इलेक्शन ईयर आ रहा, आपने देखा, और इस बार सरकार इस ट्रेंड पे है कि इलेक्शन ईयर में आपको फ्री पीस जनरली सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं बांटती है, तो फार्मर्स वेवर या फिर ट्रैक्टर्स पे आपको इजी लोन, ये सब कुछ होने वाला नहीं है, और वैल्यूएशन मुझे कॉस्टली लग रहा है। कंपनी ओवरऑल ठीक है, ऑन टिप्स देख सकते हैं, डेट 0 है इसमें, तो उस हिसाब से अब NBCC पे भी सिमिलर व्यू है। हो सकता है कि यहाँ से 3 या 4 रुपए और बढ़े, जो करीबन 8-10% हो सकता है, लेकिन वैल्यूएशन वहां पे एकदम कॉस्टली हो जाएंगे। वोडाफोन पे तो मैं तो क्लियर हूँ, आपको बेच के पैसा निकाल के निकल जाना चाहिए। देखिए 1.25 लाख करोड़ डेट, जैसे सब्सक्राइबर बेस तो एकदम धीरे धीरे कम ही होते जा रहा है। एज डिस्क्लोजर, वोडाफोन कनेक्शन है मेरा मेन मोबाइल नंबर, यही एक डिस्क्लोजर रहेगा, शेयर नहीं है। तो कनेक्शन अभी सब्सक्राइबर बेस कम हो रहा था, मुझे वेव्स है वो ज्यादा मिल रहे, तो मेरा एक्चुअली कनेक्शन बहुत क्लियर है अभी। लेकिन देखिए, ऑन अ सीरियस नोट, ऐसी कंपनी आप कहाँ लेके जा रही है? ये आगे का येस बैंक जैसे हो सकता है, अगर इसमें कुछ भी मर्जर होता है और आगे चल के दिख रहा है कि ये MTNL, BSNL और वोडाफोन, सरकार इसको मर्ज करेगी, क्योंकि बहुत बड़ा स्टेक वो लोग ले चुके हैं ऑलरेडी। कंपनी डूबनी नहीं चाहिए, और मोनोपोली या डुओपोली नहीं होना बाजार में, इसके लिए सरकार भी इसको बचाना चाह रही है। तो अगर ये मर्जर भी होता है तो येस बैंक के जैसे आप देखोगे ये शेयर अटक जाएगा एक जगह पे, तो मुझे तो कुछ उम्मीद नहीं है, अपॉर्चुनिटी लॉस होगा, तो इसके लिए आप निकल जाइए इससे। शेयर पे वोडाफोन, स्कॉट्स, NBCC दोनों जानकारों ने सीधे तौर पे माना कि आपको निकल जाना चाहिए। और वोडाफोन पे सबसे अच्छा डिस्क्लोजर तो विवेक सर ने दिया अपने स्टाइल में, और उससे सीधे तौर पे बता रहे कि शेयर से आपको निकलने में ही भलाई है। और शो के शुरू में गौरांग सर ने कहा भी था
कि जब बाजार गिरेगा तो हो सकता है इन मिड कैप के कई शेयरों में गिरावट देखने को मिले। तो जहां मुनाफा मिल रहा है एक बार के लिए मुनाफा बुक कर ले, बाहर निकल ले। स्क्रीन पे सिर्फ मुनाफा देखने से कुछ होता नहीं, पैसे घर में आना भी बेहद जरूरी है। अब बताइए 2 शेयर और जिसने इस साल एक अच्छा रिटर्न दिया है और आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा तेजी की गुंजाइश नहीं दिख रही है। जी बिल्कुल, 2 स्टॉक्स होने वाले इस लिस्ट में। एक आता है इंडिया सीमेंट्स है। यहाँ पे FY24 के लिए अगर सीमेंट डिमांड के बारे में बात करें तो डबल डिजिट ग्रोथ का अनुमान है। एंड ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि जो कैपेक्स में जो इम्प्रूवमेंट आई है और हाउसिंग साइकिल में इम्प्रूवमेंट आई है, उसके कारण भी जो है कंपनी एक अच्छी स्ट्रॉन्ग बेनिफिशियरी देखने मिल सकती है। और जो सेकेंड हाफ होता है FY24 का, जब मानसून सीजन धीरे धीरे खत्म होता है, तब जो है एग्जीक्यूशन शुरू होती है, प्राइसिंग पावर आती है। तो इसके कारण जो है इंडिया सीमेंट्स के ये अहम ट्रिगर है। JSW एनर्जी के बारे में बात करें तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ मनीष, यहाँ पे GQG पार्टनर्स हैं, उन्होंने स्टेक लिया है लगभग 1% का। अब ये जो है बहुत बड़ा फॉरेन FI निवेशक है जिन्होंने इन्वेस्ट किया और इन्होंने अदानी ग्रुप ऑफ स्टॉक्स में भी जो है इन्वेस्ट किया था। यहाँ पे देखें तो पावर डिमांड जो है ओवरऑल आप कह सकते हैं उसका भी बेनिफिशियरी देखने मिले, जो रिकॉर्ड हाई लेवल्स पे आए हैं क्योंकि अनसीजनल रेनफॉल आया है। एंड ऑफकोर्स इसके जो इम्पैक्ट है, आपके जो हाइड्रोजन होती है, ग्रीन एनर्जी होती है, उसके भी उनके बहुत सारे आर्म्स हैं। तो इसके 3 या 4 अहम ट्रिगर्स आ रहे हैं JSW एनर्जी के लिए। तो 2 शेयर JSW एनर्जी और इंडिया सीमेंट पे जो है अलग अलग रिटर्न अच्छा देखने को मिला। क्या गौरांग सर आपको लगता है कि दोनों शेयर होल्ड करना चाहिए? जैसा कि आपके शुरुआत के 2 शेयरों में नजरिया था, बाकी के 3 शेयरों में अपने नजरिया बदला, बिकवाली की सलाह दी, इस पे क्या नजरिया है आपके इन दोनों शेयरों पे? तो पहले इंडिया सीमेंट पे बात कर लेते हैं। हमारी राय है यहाँ पर, और हमें लग रहा है साल भर यानी कि 12 महीने या 18 महीने में आपको 15% के आसपास या उससे थोड़ा ज्यादा मुनाफा मिल सकता है। और सीमेंट एक कमोडिटी का भी प्ले है मनीष। जिस प्रकार से भारत सरकार खर्च कर रही है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, जो निर्माण कार्य हो रहा है उसको ध्यान में रखते हुए सीमेंट की खपत होगी। रियल एस्टेट सेक्टर में सुधार हो रहा है, वहां सीमेंट की खपत हो रही है। निजी कंपनी अपनी विस्तार योजना आगे बढ़ा रही है, वहां पर सीमेंट का खपत हो रहा है। तो सीमेंट की खपत होगी और हम सीमेंट क्षेत्र पर काफी सकारात्मक सा नजरिया लेकर के। रही बात JSW एनर्जी की, तो अभी आपके मेरे ख्याल से सहयोगी बता रहे थे कोई बड़ा निवेशक, मैं नाम भूल गया, तो भाई ABCD आए, XYZ आए या LIP आए, कोई भी आए, आपका तर्क क्या होता है निवेश करने का? कोई बड़ा निवेशक को आप अब नकल करेंगे तो उसकी बुद्धिमत्ता क्या है, उसने क्या इस्तेमाल किया है सोच में, वो आपको पता नहीं है। आप सिर्फ नकल करके निवेश करें। नकल करके, मेहरबानी करके शेयर मार्केट में कभी भी आपको निवेश नहीं करना चाहिए, चाहे वो कोई बड़ा संस्थागत निवेशक हो या फिर कोई निजी निवेशक हो या फिर कोई आपका रिश्तेदार हो। आपको उनकी राय पर, आपको अपनी बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करना चाहिए। JSW पर कवरेज नहीं, इसलिए विशेष टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन विवेक भाई ने शुरुआत में ऊर्जा क्षेत्र को लेकर के जो टिप्पणियां करी है उससे मैं बिल्कुल सहमत हूं। मेरे ख्याल से आने वाले 3-5 सालों में जिस प्रकार से ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी और जिस प्रकार से हम भारत नेक्स्ट $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बन रही, तो ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी, रुपयों की जरूरत पड़ेगी, वित्तीय क्षेत्र की जरूरत पड़ेगी। हमें लग रहा है टाटा पावर है, NTPC है, टोरेंट पावर जैसी कंपनियां हैं या फिर CSC जैसी कंपनियां हैं, ये आप बेहतर विकल्प है हमारे हिसाब से। निश्चित रूप से गौरांग सर की सबसे बड़ी खासियत शरत यही है कि जिस स्टॉक्स में उनकी कवरेज नहीं होती ना, इशारों में बहुत कुछ कह देते हैं और आपको बस इशारे समझने की जरूरत है। और साथ में अपने हमारे दर्शकों को कुछ ऐसे ऑप्शंस भी दे देते हैं जिसको आप खरीद के चल सकते हैं। टाटा पावर, NTPC ऐसे स्टॉक्स बताए। विवेक सर, आपकी क्या राय होगी दोनों शेयरों पे? देखिए, इंडिया एक्चुअली ये हो सकता है कि मैं लोकल चेन्नई में होकर के वो बायस हो सकता है, तो इंडिया सीमेंट मुझे इतना पसंद नहीं आता है। ऑलमोस्ट 25-26% प्रमोटर के शेयर्स प्लेस्ड है। डेट करीबन डेट टू इक्विटी इसमें 7 गुना रहेगा। तो अगर बेहतर विकल्प देखो, ये भी वापस लोकल कंपनी है रामको सीमेंट। मुझे लगता है कि इंडिया सीमेंट से बेहतरीन ऑल्टरनेट या विकल्प रहेगा रामको सीमेंट। इनफैक्ट स्टॉक ने बहुत बढ़िया किया है और जिस हिसाब से उनका एक्सपेंशन प्लान चल रहा है, एरिया का नाम मुझे अचानक दिमाग में नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ, जिस हिसाब से वो लोग प्लानिंग कर रहे हैं, लग रहा है कि रामको यहाँ से और भी बेहतरीन करेगा। तो इंडिया सीमेंट ऑन सेल रैलीज रहेगा, आई मीन ऑन सेल ऑन रैलीज रहेगा और रामको बाई रहेगा। और दूसरी चीज, JSW एनर्जी पे क्लोजली मैं ट्रैक नहीं करता हूँ, मैं तो सिर्फ चार्ट देख रहा था और लग रहा है कि 360 उसका ऑलमोस्ट डबल टॉप होके रखा है। इसको अगर ब्रेक करता तो थोड़ा बहुत ऊपर जा सकता है, लेकिन बेहतरीन विकल्प जैसे गौरांग सर ने भी कहा था, NTPC मेरा नंबर 1 चॉइस रहेगा। और ऐसे डिस्क्लोजर मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में भी है, तो NTPC लग रहा है कि यहाँ से 223 जो चल रहा है, ये 270-80 भी आपको दिखा सकता है आगे चल के। तो NTPC इज बेटर बेट।
एनटीपीसी उनको भी पसंद आ रहा है, गौरांग सर को भी पसंद आ रहा है, रैमको सीमेंट उनको पसंद है। इंडिया सीमेंट पे आपने देखा होगा दिलचस्प चर्चा हुई, गौरांग सर को पसंद है, विवेक को पसंद नहीं है। बाजार में ही होता है, एक बायर होता है, एक सेलर होता है। अब आपको डिसाइड करना है कि इन दोनों में से जो आपके सबसे पसंदीदा गेस्ट है, थोड़ा आप भी रिसर्च कीजिए और आप उसके हिसाब से अपना फैसला ले सकते हैं। तो हमने उन शेयरों की बात की जिसमें एक अच्छी रैली देखने को मिली और ट्रिगर्स अब कम हो रहे हैं, और उसमें से कई शेयर ऐसे हैं जिस पर हमारे जानकारों ने बिकवाली करने की सलाह दी है। इस बाजार में यही समझना बेहद जरूरी है कि एक अच्छा रिटर्न मिल चुका है तो किन शेयरों से निकल के किन शेयरों में स्विच करें। लेकिन शरद, कुछ ऐसे स्टॉक्स भी हैं जिसमें बहुत अच्छी तेजी देखने को नहीं मिली है और संभावनाएं काफ़ी हैं। शुरू के 2 स्टॉक्स और बताइए, 7 आपके पास है, 2 आप बताइए सबसे पहले। जी बिल्कुल बताते हैं, लेकिन एक बता देते कि हमारी रिसर्च कैसे हुई है। यहाँ पे जो रिटर्न पोटेंशियल हमने देखा है, लगभग यहाँ से भी आगे जाते हुए जो एनालिस्ट का मानना है कि 30% से 50% करंट लेवल से 20 स्टॉक में प्राइसेस में जो है बढ़ोतरी देखने मिल सकती है। लेकिन जो 2 अहम स्टॉक्स है उसको मैं फोकस पे लाता हूँ। रेल विकास निगम लिमिटेड, ऑफ कोर्स जो रेलवे कैपेक्स की थीम है, वंदे भारत की थीम है, इसके कारण जो है स्टॉक फोकस में है। और याद रखिए रिसेंटली जो है फाइनेंस मिनिस्टर ने कंपनी को अपग्रेड कर दिया है, अब उनको जो है नवरत्न CPSE का जो है ओवरऑल स्टेटस देखने मिला है। दूसरा स्टॉक रहेगा तानला प्लेटफॉर्म्स। यहाँ पे भी जो है एनालिस्ट कम्युनिटी मान रही है कि लगभग 50% से ज़्यादा का जो है रिटर्न पोटेंशियल देखने मिल सकता है, क्योंकि इनके एंटरप्राइज बिजनेस में रिवाइवल देखने मिली है और ऑफ कोर्स प्राइस हाइक्स भी आए हैं उनके बहुत सारे कैटेगरीज में। और क्लाइंट स्पेसिफिक इश्यूज जो पहले देखी थी 2 क्वार्टर में, जिसके कारण स्टॉक में गिरावट आई थी, वो भी ब्रोकरेजेस का मानना है कि वो अब खत्म हो गए और आगे जाते हुए उनको जो एबिटा मार्जिन लेवल्स है वो वापस 20% पे आ जाएगी। तो ये 2 शेयर RVNL और टालना सॉल्यूशंस, गौरांग सर, इन दोनों शेयरों पे क्या राय होगी आपकी? देखिए, विशेष टिप्पणी खरीदारी बेचने की या बने रहने की RVNL पे नहीं कर पाऊंगा, लेकिन जैसे मैंने शुरुआत में टिप्पणी करी कि पूरा जो ढांचा है भारतीय रेल का, उसमें बहुत बड़ा बदलाव हो रहा है। जो निर्णय भारतीय सरकार और रेल मंत्रालय ने लिए, चाहे वो ट्रेन की गति हो, चाहे वो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स हो, चाहे वो मॉडर्नाइजेशन ऑफ रेलवे स्टेशन हो, चाहे वो आधुनिक जो रेलवे कोचेस अब लग रहे हैं पुराने कोचेस के जगह पे, उसके सवाल हो। तो कंपनी अच्छी है, बैलेंस शीट मजबूत है, नजरिए आप रखें, थोड़ा बहुत अभ्यास करें और फिर निवेश करें। तानला प्लेटफॉर्म्स, मेरे ख्याल से मनीष, हमारा जो लक्ष्य है वो करीबन 1350 का है, खरीदारी की राय है। ये कंपनी दूर संचार माध्यम को सेवाएं उपलब्ध कराती है और आधुनिकीकरण करके ये मेरे ख्याल से कंपनी एक बेहतर कंपनी, अगर कोई छोटी मझौली IT रिलेटेड कम्युनिकेशन अलेबल कंपनी अगर आपको ढूंढना है, तो मेरे ख्याल से पिछले साल भर ने इसने बहुत ही शानदार तरीके से आउट परफॉर्म किया है। कुछ खबरों और कारणों को लेकर के थोड़ी बहुत नीचे के तरफ के दायरे हमने फिलहाल देखे, लेकिन ये खरीदारी का बहुत बड़ा मौका है। 12 महीने 18 महीने के समय काल में अगर आपको 1350 का लक्ष्य देखने मिले, इसमें मुझे आश्चर्य बिल्कुल नहीं होगा। खरीदारी की राय। तो गौरांग सर को जो है टालना सोल्यूशन पसंद है, उनको लगता है 1350 का लक्ष्य देखने को मिल सकता है। RVNL पे वो फिलहाल कोई राय नहीं दे रहे हैं। विवेक, आपकी क्या राय होगी इन दोनों शेयरों पे, टालना और RVNL पे? क्या रेलवे स्टॉक्स में RVNL आपको पसंद आ रहा है या आप गौरांग सर के साथ जाएंगे? और बेहतरीन तरीके से समझाने के लिए देखिए, तानला फॉर एग्जांपल जो OTPs आता है ना आपके फोन में, वो सर्विसेज भी तानला कई कंपनी इसको देती है और आपके पास उस कंपनी के मतलब उनके सिस्टम से OTP आता है। एनीवे, स्टॉक 1300 से लगातार करेक्शन दिखाया है और इस करेक्शन के बाद 1000 रुपए के नीचे मुझे लग रहा है कि मैं वापस ऑन द सेम पिच रहेंगे हम दोनों, और मुझे लग रहा है कि ये वापस आपको 1300 दिखा सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। IT और पर्टिकुलरली मिड कैप IT में काफी दबाव देखा गया था, और जो कंपनी ज्यादा फोकस्ड है इंडिया में, मतलब आप अगर दिग्गज कंपनीज लो, TCS, इन्फोसिस वगैरह, ये आपको दिखेंगे कि मतलब ग्लोबली फोकस्ड है और ग्लोबली इकोनॉमिक सिचुएशन बराबर नहीं है। जो कंपनीज मिड टायर कंपनीज है और ज्यादा फोकस भारत में है, तो ये कंपनीज आपको आउट परफॉर्मेंस दिखा सकती है। तो तानला उसमें एक कंपनी रहेगी, तो इसके लिए तानला पे मैं बाई की सलाह दूंगा। और दूसरा RVNL, देखिए शॉर्ट टर्म में स्टॉक काफी दौड़ चुका है, इसके लिए वैल्यूएशन थोड़ा सा कॉस्टली लग रहा है, लेकिन जिस हिसाब से इनके पास प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, इनकी वेबसाइट में जाके देखिए, आपको पता चलेगा क्या क्या मतलब जबरदस्त प्रोजेक्ट्स ये लोग आगे चल के कर रहे हैं। अब एक और दिमाग में रखिए कि अगले मई में आपको इलेक्शन रिजल्ट्स आएंगे, तो हो सकता है कि जो प्रोजेक्ट और अगले 3-4 महीने, अभी सितंबर में स्पेशल सेशन बुलाया, क्यों बुलाया मुझे मालूम नहीं है, लेकिन अगले 3-4 महीने में आपको कोड ऑफ कंडक्ट भी लागू हो जाएगा और उसके बाद में नए प्रोजेक्ट्स या तो लॉन्च या इनॉग्रेशन ये सब ठंडे पड़ जाएंगे। तो अगले 2 क्वार्टर हो सकता है कि आपको ग्रेट मूवमेंट नहीं देखने को मिले। तो RVNL ऑन डिप्स बाय रहेगा, यहाँ पे नहीं।
और इमीडिएट रैली मैं नहीं देख रहा हूँ। आरबीएल पर गिरावट में खरीदारी कीजिए। टालना जो है विवेक को भी पसंद है, गौरांग को भी पसंद है, मजबूती देखने को मिल सकती है। तो समय की कमी है तो फटाफट 4 स्टॉक्स बताइए। जी बिल्कुल, सबसे पहले ऑफकोर्स रेमंड पे फोकस करेंगे, उनकी रियलिटी बिजनेस फोकस में रहेगी क्योंकि अब फेस्टिव सीजन भी आ रहा है। गारमेंटिंग बिजनेस का भी इंप्रूवमेंट आ सकता है क्योंकि अब वेडिंग सीजन आ रही है। और इसके अलावा बैंक ऑफ महाराष्ट्र में म्यूचुअल फंड बाइंग आई है और Q1 नंबर्स बहुत स्ट्रेंथ आया है। तीसरा स्टॉक रहेगा सेंचुरी टेक्सटाइल, इनका भी रियल एस्टेट का कहानी है और आगे जाते हुए जो इनको लैंड एक्विजिशन है उस पर फोकस रहेगा। और चौथा स्टॉक जो है पिरामल फार्मा रहेगा। यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग कमेंट्री आ रही है। स्टॉक थोड़ी बीटिंग डाउन ज़रूर हुई थी डीमर्जर के बाद जब वापस से लिस्ट हुई थी, लेकिन जो CDMO बिजनेस है वहाँ पे बुलिश नज़रिया देखने में, आगे जाते हुए मार्जिन में भी इंप्रूवमेंट आ सकती है। तो 4 शेयर शरद ने बताया, रेमंड, सेंचुरी टेक्सटाइल, पिरामल फार्मा और बैंक ऑफ महाराष्ट्र। गौरांग साहब, समय की थोड़ी कमी है, जल्दी से बताइए चारों में से कौन से शेयर आपको पसंद आ रहे हैं? रेमंड्स पर हम केवल टिप्पणी करेंगे जहां पर खरीदारी की राय है और हमें लग रहा है कि करीबन यहाँ से भी आपको 15, हालांकि रिटर्न अच्छा मिला हुआ है लेकिन यहाँ से भी अगर समय की पाबंदी नहीं है तो 15% या उसके आसपास का रिटर्न आपको मिल सकता है अगर आपका नजरिया लंबी अवधि का है। बाकी अन्य शेयर्स पर कवरेज नहीं है इसलिए हम विशेष रूप में टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। गौरांग स्टॉक और इवेंट्स पसंद है होल्ड करने के सिवा। विवेक, 4 स्टॉक से हमने बात की अभी। शरद ने बताया आपको, रेमंड बताया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र बताया, सेंचुरी टेक्सटाइल बताया, पिरामल फार्मा बताया। हमने देखा कि पिरामल फार्मा में एक शानदार रिटर्न देखने को मिला। इन चारों में से कोई शेयर पसंद आ रहा है कि आपको? देखिए, मेरा फर्स्ट चॉइस रहेगा पिरामल फार्मा। और फार्मा एक अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर रहा है और CDMO जो बिजनेस है करीबन कंपनी उससे 74 या 75% रेवेन्यू जनरेट कर रही है। कई दिक्कतें आई थी डीमर्जर के बाद, आई थिंक वो सब हो गया। अब राइट्स इशू भी हो गया तो डेट लेवल भी इतना कम हुआ है। आगे चल के हो सकता है कि हम लोग 1 साल बाद जब बात करें तो ये वैल्यूएशन पे आपको मिले ही नहीं कंपनी। तो डेफिनेटली पिरामल फार्मा एक बाई रहेगा। और डिस्क्लोजर, यस, मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में भी है ये। दूसरा मैं जाऊंगा रेमंड के साथ। रियल्टी और जो टेक्सटाइल है, दोनों क्षेत्र बहुत अच्छे लग रहे हैं और रियल्टी अगले एटलीस्ट 4 या 5 साल के अप साइकिल में है। तो जिनके पास ये लैंड बैंक्स वगैरह है, ये कंपनीज आपको दिखाने वाली है, मतलब अच्छा ग्रोथ यहाँ से भी दिखाएगी। तो रेमंड इनफैक्ट 3000 भी अगर जाता है तो मैं सरप्राइज नहीं रहूंगा। काफी अच्छा रैली दिखा है लेकिन 3000 में भी ये वैल्यूएशन फेयर में ही जाएगा, महंगा नहीं होगा। तो रेमंड्स में भी रेमंड्स पे दोनों जानकार मानते हैं कि मजबूती देखने को मिल सकती है। शरद ने तुरंत मुझे बताया कि एक शेयर और है जो चर्चा होनी चाहिए। गौरांग सर, जल्दी से पेटीएम को लेके क्या राय है? ये लिस्ट में हमारा शेयर हमारे लक्ष्य बहुत नजदीक आ चुके हैं। 914 का लक्ष्य है, तो अगर आपका पुराना निवेश है तो आप बने रह सकते हैं। तो सीधे तौर पे पेटीएम में ऐसा शेयर है जिसमें आप बने रह सकते हैं, मजबूती देखने को मिल सकती है। गौरांग सर और विवेक सर, आपका शुक्रिया। और एक शो को, मिड कैप जैसे शो को इतना शानदार तरीके से बताने के लिए और फटाफट अंदाज में 14 शेयरों पे क्लियर कट बताने के लिए कहाँ पैसा बन सकता है, आप दोनों का शुक्रिया। और शरद, हमेशा की तरफ मैं आपको भी शुक्रिया करूँगा क्योंकि आप एक से बढ़कर एक शानदार रिसर्च लेके आते हैं और हमारे दर्शकों का काम बेहद आसान कर देते हैं और उनको आसानी से स्टॉक्स के बारे में बताते हैं। आज के लिए मार्केट के गपशप में इतना ही। अगले हफ्ते फिर एक नया शो लेके आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।